जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ आशुतोष यादव। बहुत-बहुत स्वागत है मेरी इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा था। और पिछली वाली अगर क्लास नहीं देखी है आप, तो क्लास हमारी देख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था में जो हमको आरक्षण मिला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके आगे नगर पालिका के बारे में आज जानेंगे, 74वें संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। आज उसके आगे की पूरी कहानी समझेंगे, जो हमने पंचायती राज व्यवस्था में पिछली क्लास पढ़ी थी, और आज वो भी पढ़ाएंगे। आज लास्ट में आपको पंचायती राज व्यवस्था जिस हिसाब से लागू की गई थी ग्रामीण स्तर पर, और ग्रामीण स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको मैं आज आपके सामने वर्तमान स्थिति को हूबहू आपके सामने रखेंगे। वर्तमान में जो स्थितियां हैं गांव की, जो जिस तरह से डेवलप करने के लिए गांव को दिया गया था, आज वर्तमान स्थिति क्या है गांव की, उससे आपको रूबरू कराएंगे। और एक झलक पिछली क्लास पे डालते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन और योजनाओं का क्रियान्वयन में आम जनता को भागीदारी दी जाएगी, जिसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया, एक रूरल एरियाज के लिए और एक अर्बन एरियाज के लिए, यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण स्तर पर और एक शहरी क्षेत्र के लिए शहरी स्तर पर। और ग्रामीण स्तर पर जिसे बांटा गया उसको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, और जो शहरी स्तर पर लागू किया गया जिसे कहते हैं नगर पालिका। यानी नगर पालिका शहरी स्तर पर होने वाला स्थानीय स्वशासन है, और पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होने वाला स्थानीय स्वशासन है। और पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी इसको कहते हैं। और इसके आगे बताया था कि जब 1882 में सबसे पहले जिसको पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, वो था लॉर्ड रिपन। 1882 में सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने ये घोषणा की थी, स्थानीय स्वशासन की घोषणा की थी, जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। उसको वास्तविकता स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उसके बाद जब देश आज़ाद हो रहा था, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश का संविधान लिखा जा रहा था, तो भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 जोड़ा गया। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का गठन किया गया। और उसके बाद जब गठन हो गया तो उसके बाद गुजरात के सीएम, गुजरात के मुख्यमंत्री को ये कार्यभार सौंपा गया, जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता ने एक समिति बनाई गई जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। वो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, और उन्होंने जो सुझाव दिया, उन्होंने त्रिस्तरीय सुझाव दिया कि यानी कि 3 स्तर पर चुनाव होंगे, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। ये 3 स्तर के सुझाव दिए गए, और ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन वो महात्मा गांधी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन लागू किया जाए। और उनके ही जयंती पर 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना शुरू किया, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो था वो राज्य सूची का विषय था। किसी राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, किसी 2 स्तरीय, किसी 4 स्तरीय, की 3 स्तरीय, अलग अलग स्तरों में
पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करना शुरू किया। कहीं सरकारों ने लागू ही नहीं किया, कहीं 4 स्तर में लागू कर दिया, कहीं 3 स्तर में लागू कर दिया, कहीं 2 स्तर में लागू किया, कहीं कहीं 3 स्तर में, अलग-अलग स्तरों पर राज्य सरकारों ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से, अपनी मनमानी के हिसाब से राज्य सरकारों ने जब ये लागू किया, फिर उसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कि इसमें सुधार किए जाएँ, उसके बाद आई एक अशोक अशोक समिति आई, उसके बाद वो भी पारित नहीं हो पाई, वो भी संसद में पारित नहीं हो पाई। उसके बाद राजीव गांधी स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, वो भी संवैधानिक दर्जा दिलाने चाहते थे, उसमें कुछ सुधार करवाना चाहते थे, वो भी एक समिति बना के ले गए, जो लोकसभा में पारित हो गई, मगर राज्यसभा में इतना ज़्यादा विरोध हुआ, वो भी पारित नहीं हो पाई। उसके बाद अगली सरकार आई, पीवी सिंह की सरकार आई, वो भी उस कानून को, उस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में सफल नहीं हुई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, तब उनके शासन पीरियड में फिर से कांग्रेस ने सोचा कि फिर से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, उसमें सुधार किए जाएँ और पूरे देश में एक तरह की बनाई जाए, और उस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, तो उसमें जोड़ा गया भाग 9, और भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक जोड़े गए, और उसके बाद आर्टिकल और उसके बाद उसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जिसे कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज 11वीं अनुसूची, और उसमें जोड़े गए पंचायती राज के लिए 29 विषय सौंपे गए, जिसमें गरीबी उन्मूलन कानून, ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय हो सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकते हैं, सिंचाई हो सकती है, विद्युत हो सकता है, पानी हो सकता है, भूमि सुधार हो सकते हैं, और पुस्तकालय हो सकते हैं, गाँव में मेले हो सकते हैं। इस तरह के 29 विषय सौंपे गए पंचायती राज को, और उसके बाद उसने कुछ सुझाव दिया कि त्रिस्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होगा, त्रिस्तर पर, और सभी स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और जिला स्तर, मध्यवर्गीय स्तर और ग्रामीण स्तर, 3 स्तर पर चुनाव कराने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए या त्रिस्तरीय का सुझाव दिया, और कहा गया कि जिस भी राज्य की संख्या 2 लाख से कम होगी, उस राज्य में मध्यवर्गीय यानी कि ब्लॉक लेवल का चुनाव नहीं होगा। और उसके आगे कहा गया कि 73वें संविधान संशोधन में कहा गया कि आपको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी एज यानी कि 21 वर्ष की होनी चाहिए, और चुनाव में मतदान करने की आपकी आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। और यदि किसी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया कि पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, और उस 5 साल के भीतर पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायत के कार्यकाल को भंग भी किया जा सकता है, और किस तरह से भंग होगा, कौन भंग करेगा, और इस पर संविधान मौन है। यदि चुनाव 6 महीने रह जाते हैं, 6 महीने से कम पीरियड रह जाता है और भंग हो जाता है, तब वहाँ पर नए चुनाव नहीं होंगे। अगर 6 महीने से, अगर 5 साढ़े 5 महीने से ऊपर चुनाव, 6 महीने का टाइम, 6 महीने से भी अगर टाइम पीरियड कम बचा है उस कार्यकाल का और भंग हो गई, तो वहाँ पर नए चुनाव नहीं होंगे। और यदि उसके पहले ही अगर पंचायती राज व्यवस्था 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में भी भंग हो गई, तो वहाँ पर नवगठित निर्वाचित चुनाव होंगे, और जो नवगठित निर्वाचित चुनाव होंगे, जो सदस्य जीतेंगे, वो जितना 5 साल में जितना शेष कार्यकाल बचा था, उस शेष कार्यकाल के लिए ही वहाँ पर सदस्य बनेंगे, उतने ही दिन तक वो नवगठित निर्वाचित चुनाव होंगे, उतने दिन के लिए ही वो वहाँ पर शासन करेंगे। यहाँ तक हम पिछली क्लास पढ़ा चुके थे। आज पढ़ाएंगे पंचायती राज व्यवस्था में जो हमको आरक्षण मिला है। आज जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार का आरक्षण मिला, किसको मिला और कितना आरक्षण मिला। आज इसके बारे में जानेंगे। पंचायतों में आरक्षण, सीधे यही लिखते हैं कि पंचायतों में आरक्षण।
आरक्षण जो मिला है वो है आर्टिकल, इसका वर्णन आता है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 डी में, यानी कि पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 243 डी में इसका वर्णन मिलता है कि पंचायतों में हमको किस प्रकार का आरक्षण दिया गया है। आरक्षण में कहा गया कि जो एसटी यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और एसटी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, कहा गया कि वहां की जो जिस राज्य की टोटल पॉपुलेशन में से एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति और एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए वहां पर जनसंख्या के अनुपात में यानी कुल जनसंख्या के अनुपात में कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। उसमें कहा गया कि उस राज्य की जितनी भी राज्य की वहां की उस क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के हिसाब से यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। और उसके आगे कहा गया कि महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलेगा। जो प्रत्येक श्रेणी में लागू होगा, जो प्रत्येक श्रेणियों में लागू होगा। जो आरक्षण दिया गया उसमें कहा गया कि जो एससी हैं अनुसूचित जाति और जो एसटी हैं अनुसूचित जनजाति के वहां की कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों पर यानी कि 33% आरक्षण मिलेगा और वो प्रत्येक श्रेणियों में लागू होगा। और आगे कहा गया कि अगर राज्य चाहे तो वह किसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण दे सकता है। अगर कोई वहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, जो कोई गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके भी लिए आरक्षण दे सकता है। ये वहां की विधानमंडल उस राज्य की वो राज्य तय करेगा कि किस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो एससी है और एसटी के लिए वहां की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को यानी कि 1/3 न्यूनतम 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलेगा और प्रत्येक श्रेणियों में
जो प्रत्येक श्रेणियों में लागू होगा और राज्य सरकारें अगर चाहें तो किसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण स्थापित कर सकती हैं। ये किस तरह से मिलेगा आप समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आरक्षण ये किस तरह से मिलेगा। मान लो कि अगर उस राज्य की 200 सीटें हैं, अगर उस राज्य की मान लो कि 200 सीटें हैं पंचायत की, और मान लो एससी, एसटी और सामान्य 3 वर्ग। मान लेते हैं ये जनसंख्या, और मान लेते हैं यहाँ पर सीटें। किस तरह से सीटें मिलेगी? अगर मान लेते वहां पर वहां की टोटल पॉपुलेशन जो कुल जनसंख्या है उसमें 40% एससी के लोग हैं, उस टोटल 40% जनसंख्या में एससी के लोग हैं, और 40% मान लेते हैं कि 40% वहां की कुल पॉपुलेशन में 40% लोग एसटी के हैं, और जो 20% लोग बचे वो सामान्य के हैं। यानी कि वहां पर जो टोटल पॉपुलेशन थी, जिस हिसाब से आरक्षण बताया गया कि कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। अगर यहाँ पर कुल जनसंख्या किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या में 40% एससी लोग हैं, और एसटी अगर एसटी भी 40% है और सामान्य लोग 20 है, तो उनको 200 में सीटें कितने मिलेगी? 40% कितने होंगे? 80 सीटें। इधर भी 80 सीटें हो जाएंगी और शेष बची 40 सीटें। यानी कि 200 सीटों में से 40% यानी कि 80 सीटें एससी को मिलेगी, और 80 सीटें एसटी को मिलेंगी, और 40 सीटें सामान्य को मिलेंगी। सामान्य के लोग उस पर लड़ सकते हैं। और ये तो हो गया। अब इसमें महिलाओं को आरक्षण कैसे दिया जाएगा? उसमें कहा गया कि 1/3 यानी कि 33% आरक्षण मिलेगा, वो प्रत्येक श्रेणियों में लागू होगा। यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, यानी कि 1/3 सीटों पर महिला को आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर 1/3 सीटों पर महिला खड़ी होंगी। यहाँ पर भी 1/3 सीटों पर महिला खड़ी होंगी, और यहाँ पर भी 1/3 सीटों पर, यानी कि 80 में से 1/3 सीटें सिर्फ महिलाओं के रिजर्व में होंगी। उस पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और इसमें भी यानी कि एसटी में भी जो 80 सीटें उसमें 1/3 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी, और सामान्य सीटों में भी 1/3 सीटों पर महिलाओं की सीट निर्धारित होंगी। ये महिलाओं को आरक्षण मिला है। ये न्यूनतम जो 1/, जो है ये आरक्षण है न्यूनतम। सरकार ने कहा है कि न्यूनतम, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसको 50% भी सरकार कर सकती है, 60% भी कर सकती है। अगर 50% मान लो कि सरकार ने 50% आरक्षण कर दिया, तो महिलाओं को अगर यहाँ पर 50% आरक्षण मिल गया महिलाओं को, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 40 सीटें, जो 40 सीटें होंगी, वो 40 सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। यहाँ की वो भी एससी की महिलाएं यहाँ पर 40 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी, और इसमें भी 40 सीटों पर, और इसमें सामान्य में 20 सीटों पर। यदि 50% राज्य सरकारें आरक्षण देती हैं। राज्य सरकारें ने कहा है कि न्यूनतम 1/, यानी 33% न्यूनतम पर राज्य सरकारों ने आरक्षण दिया है। और राज्य सरकारें अगर चाहें तो 50% भी दे सकती हैं, 60% भी दे सकती हैं, 70% भी दे सकती हैं, 80, 90% तक महिलाओं के लिए आरक्षण दे सकती हैं। क्योंकि इंदिरा साहनी जो केस था, वो सिर्फ नौकरियों में आरक्षण, जो सेवाओं में आरक्षण मिलेगा, सिर्फ उस पर लागू होता है, पंचायत पर लागू नहीं होता है। जब पंचायत पर वो लागू नहीं होता है तो सरकारें, राज्य सरकारें जितना भी चाहें महिलाओं को आरक्षण दे सकती हैं। ये था आरक्षण। इस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, इस तरह से पंचायत में आरक्षण मिलेगा। और इसके आगे समझते हैं एक नए आर्टिकल। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल
243 आई। इसमें कहा गया है कि वित्त आयोग। आर्टिकल 243 में आई में कहा गया है कि राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होगा जिसका गठन राज्य विधानमंडल तय करेगा। जिसका जो आयोग का गठन होगा, जो राज्य वित्त आयोग होगा उसका जो गठन होगा, किस तरह से गठन किया जाएगा, किस तरह से चुना जाएगा, वो सब राज्य विधानमंडल तय करेगा। और वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, आज समझते हैं कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के कार्य, कि वित्त आयोग के क्या कार्य है। पहला बताया गया कि जो वित्त आयोग के जो कार्य होंगे उसमें पहला बताया गया कि ये राज्य सरकार और पंचायतों के बीच, ये राज्य सरकार और पंचायतों के बीच कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे पर सुझाव देगा। इसने कहा कि जो राज्य वित्त आयोग होगा, जो राज्य सरकारें और पंचायतों के बीच जो राजस्व, जो कर का जो राजस्व होगा उसके बंटवारे में ये सलाह देगा राज्य वित्त आयोग। और दूसरा कहा गया कि राज्य सरकारें पंचायतों को जो भी राज्य सरकारें जो पंचायतों को अनुदान देंगी उस पर ये परामर्श करेगा, उस पर ये सलाह देगा राज्य सरकारों को। और तीसरा कहा गया कि राज्यपाल के द्वारा कोई अन्य कार्य सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य भी करेगा। यदि राज्यपाल ने कोई कार्य सौंपा है तो वो अन्य कार्य भी करेगा। ये है वित्त आयोग। और इसके बाद एक और आर्टिकल बहुत प्रमुख है, उसका नाम है आर्टिकल 243 के। इसमें कहा गया कि चुनाव कराने के लिए कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव किस तरह से होगा, कैसे संचालन होगा, कैसे गठन होगा, चुनाव किस तरह से होगा, उसके लिए राज्य निर्वाचन एक आर्टिकल 243 में कहा गया कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो इलेक्शन कराएगा, किस तरह से पंचायतों के इलेक्शन होंगे, उसमें किस तरह से लड़ा जाएगा और किस तरह से पूरी क्रियाएं होंगी, ये सब राज्य निर्वाचन तय करेगा। और राज्य निर्वाचन में कितने सदस्य होंगे, कितनियों की टीम होगी और कितने इसमें सदस्य होंगे, ये सब राज्य विधानमंडल तय करेगा कि राज्य निर्वाचन का आयोग का गठन कैसे किया जाए, कितने अध्यक्ष होंगे, कितने उसमें प्रमुख होंगे, कितने लोग होंगे, ये सब राज्य विधानमंडल तय करेगा। और इसको उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसको हटाने के लिए जिस प्रकार के हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है। और इसके बाद पढ़ते हैं
74वां संविधान संशोधन। अब पढ़ते हैं नगर पालिका के बारे में। 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ वो है नगर पालिका, वो है नगर पालिका से संबंधित। जो 74वां संविधान संशोधन है वो है नगर पालिका से संबंधित, और 74वें संविधान में जोड़ा गया भाग 9A और एक जोड़ी गई अनुसूची 12, जो अनुसूची जोड़ी गई 12, और इसमें 18 विषय जोड़े गए। 11वीं जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें भाग 9 जोड़ा गया था और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, और उसमें विषय जो थे, उसमें जो विषय थे 73वें संविधान संशोधन में, उसमें विषय थे 29 विषय थे, और 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया और अनुसूची थी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसे कहते हैं नगर पालिका, और इसमें विषय 18 सौंपे गए जो नगर पालिका से संबंधित होंगे। उसमें जैसे है कि शहरों में सड़क का निर्माण कैसे होगा, पुल का निर्माण कैसे होगा, और वहाँ पर पार्क कैसे बनेंगे, मेला कैसे लगेगा, और जो शहरी स्तर पर जो सड़क होंगे, पुल होंगे, जिस तरह से जो इस प्रकार के, और स्वास्थ्य केंद्र क्या होंगे, वहाँ की देख रखाव क्या होगी, कूड़ा करकट अग्निशमन, ये सब जो मुद्दे हैं और ये सब विषय जो थे 18, इस प्रकार के 18 विषय नगर पालिका को सौंपे गए। ये था 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें भाग 9A जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई, और जिसमें 18 विषय नगर पालिका को सौंपे गए। और कहा गया कि 74वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 3 प्रकार की नगर पालिका होगी। नगर पालिका को 3 भागों में बांटा गया। पहला नगर पंचायत, और दूसरा भाग जो था उसको कहते हैं नगर परिषद, और जो तीसरा था उसको कहते हैं नगर निगम। यानी कि जो नगर पालिका थी उसको 3 भागों में बांटा गया, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। और कहा गया कि नगर पंचायत कौन होगी, नगर निगम, यानी कि जिसमें 10,000 से लेकर 20,000 से कम जनसंख्या होगी, जहां पर उसको हम कहेंगे नगर पंचायत। यानी 10,000, जहां पर 10,000 से जनसंख्या से लेकर और 20,000 से कम जहां पर जनसंख्या होगी वहां पर नगर पंचायत के चुनाव होंगे, और नगर परिषद यानी कि जहां पर 20,000 से लेकर 3 लाख तक नगर परिषद, यानी कि 20,000 से लेकर, जहां पर 20,000 से लेकर
3 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां पर नगर परिषद के चुनाव होंगे, और जहां पर 3 लाख या अधिक नगर निगम, जहां पर जनसंख्या 3 लाख से या 3 लाख हो या 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, वहां पर नगर निगम के चुनाव होंगे। कहा गया कि नगर पंचायत में वो चुनाव होंगे जो 10,000 से 20,000 के बीच, यानी कि 19,999 तक अगर जनसंख्या है तो वहां पर नगर पंचायत के चुनाव होंगे, और जहां पर 20,000 से लेकर 3 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां पर नगर परिषद के चुनाव होंगे, और नगर निगम यानी कि जहां पर 3 लाख से अधिक ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जहां पर 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी, वहां पर नगर निगम के चुनाव होंगे। ये जो नगर पंचायत है, ये जो गांव से, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो छोटे छोटे जो कस्बे बस गए हैं, जो कस्बों में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पर नगर पंचायत के चुनाव होंगे। वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर 10,000 से 20,000 की जनसंख्या होगी, वो सिर्फ कस्बों में छोटे छोटे जो ग्रामीण स्तर पर जो कस्बे बन रहे हैं, ग्रामीण स्तर से छोटे छोटे जो कस्बे बने वहां पर नगर पंचायत के, और जो उससे थोड़े बड़े कस्बे बन गए हैं, जो छोटे से जो मीडियम शहर बनता है, उसको कहते हैं वहां पर चुनाव होते हैं नगर परिषद के। और जो नगर निगम होते हैं जहां पर 3 लाख से जनसंख्या, जैसे लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, इलाहाबाद नगर निगम, इस तरह के जो शहर होते हैं जो बहुत बड़ी जहां पर जनसंख्या होती है, यानी 3 लाख से अधिक जहां पर जनसंख्या होती है, वहां पर नगर निगम के चुनाव होते हैं। आज हमने पूरा पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, स्थानीय सुशासन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, 73वां संविधान संशोधन क्या था, उसके सुझाव क्या थे, और इसमें भी अगर जिसमें भी वोट देने का, जो मतदान करने का जो है, वो सेम जो 73वें संविधान संशोधन में जो बताया गया था कि आपको इलेक्शन यानी खड़े होने की, अगर आपको अगर चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी एज कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, और अगर आप इसमें मतदान करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की है तो आप बेशक आप मतदान कर सकते हैं, और आपकी उम्र अगर 21 वर्ष की है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं और नगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं। ये इसकी थी प्रमुख शर्तें। ये था एक संवैधानिक ढांचा, और एक ये संवैधानिक स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, स्थानीय सुशासन बनाया गया कि किस तरह से गांव का विकास किया जाए, उसके लिए छोटे छोटे जो गांव थे, जो गांव का विकास कैसे होगा, इसलिए स्थानीय सुशासन को लागू किया। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर स्थानीय सुशासन को एक संवैधानिक दर्जा मिला, और इसमें आरक्षण मिला। जो गरीब तबके के लोग थे, जो गरीब वर्ग था, जो शोषित और वंचित वर्ग था, एससी के लोग, एसटी के लोग, उनको आरक्षण मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला। और उसके बाद नगर पालिका, जो हमने नगर पालिका जो 74वां संविधान संशोधन पढ़ा, उसमें नगर पालिका कैसे बनाई गई, उसको 3 भागों में बांटा गया, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको कहते हैं स्थानीय सुशासन। ये था स्थानीय सुशासन। और पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर थी कि गांव को कैसे डेवलप किया जाए, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। ये सबसे पहले जो लागू कराना चाहते थे, जिनकी अवधारणा थी, वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, और उसको जब तक गांव डेवलप नहीं होंगे, जिस छोटे छोटे लोग जो गांव में रहते हैं, छोटे स्तर पर रहते हैं, गरीब स्तर पर रहते हैं लोग, अगर गांव डेवलप नहीं होंगे, तब तक उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज भी भारत की 60% पॉपुलेशन, 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है, मगर आज वर्तमान में जो स्थिति है ये इसके बिल्कुल विपरीत है। आज वर्तमान में गांव की स्थिति क्या है?
पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन को लागू इसलिए किया गया था कि ग्रामीण स्तर गांव को विकास हो, गांव का विकास हो। मगर वर्तमान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। आज जाइए गांव में देखिए, अगर आप गांव में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, आप गांव से आपका रिलेशन जरूर होगा, आप गांव में जाते होंगे, गांव में देखते होंगे कि गांव की स्थितियां क्या है। आज देख लीजिए वर्तमान में गांव में जो विकास हो रहा है सिर्फ 10% से ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। 90% विकास भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें। क्योंकि जो चुनाव हो रहा है, जो गांव में जो चुनाव हो रहे हैं, और गांव में आज चुनाव पहले जो पंचायती राज जिस उद्देश्य से बनाई गई थी कि पंचायती राज जो चुनाव है वो गांव के विकास के लिए होगा, मगर वहां पर चुनाव लड़ने वाले, प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले लोगों ने आज प्रधानी के चुनाव को व्यवसाय का केंद्र बना दिया है। आज विकास के नाम पर कोई नहीं खड़ा होता, सिर्फ लूट मार करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को आज व्यवसाय के केंद्र में बदल दिया है। क्योंकि आज वर्तमान गांव में स्थितियां देखिए, जब गांव में चुनाव होते हैं तो क्या नारे लगते हैं? गांव में नारे लगते हैं कि कच्ची दारू कच्चा वोट और मुर्गा दारू वोट सपोर्ट। यानी कि आप कच्ची दारू पिलाएंगे तो आपको वोट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और आप अगर मुर्गा भी खिलाएंगे और दारू भी पिलाएंगे तो आपको वोट भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं गांव में, ऐसा दुष्प्रचार कर रखा है गांव में। क्योंकि जिस गांव में ऐसी मानसिकता के लोग होंगे वहां पर विकास कभी नहीं हो सकता। सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि गांव विकसित हों, गांव के लोग पढ़े लिखे हों। क्योंकि गांव के लोग जब पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो अशिक्षा का अभाव मिलेगा गांव में, जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तब आप अपने अधिकार को कैसे लड़ेंगे? हमारा जो कहने का सिर्फ उद्देश्य ये है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना और एक सही रास्ता बताना। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उस देश का, उस गांव का विकास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो वर्तमान स्थितियां हैं उसके लिए बिल्कुल विपरीत हैं। और आपका वोट, आप अपने वोट की कीमत को पहचानें। आप अपने वोट को किसी 500 रुपये, 1000 रुपये में ना बेचें। आप अपने इस वोट को, एक बहुमूल्य वोट की कीमत को पहचानें। आपके एक वोट की कीमत आपके गांव का जो विकास होगा उस पर निर्भर करेगा। हर आपके एक एक वोट की कीमत आपके गांव का विकास है। एक एक वोट की कीमत आपके गांव का उन्नति है। एक एक वोट की कीमत आपके जो प्राथमिक विद्यालय होंगे, जो शिक्षा मिलेगी वो होगी। अगर आपने वोट सही नहीं दिया तो प्राथमिक विद्यालयों में क्या शिक्षा मिलेगी? किस तरह से प्राथमिक विद्यालय में बनेंगे? वो तो भ्रष्टाचार होगा, सब खा जाएंगे। क्या होगा? स्वास्थ्य केंद्र क्या मिलेंगे? स्वास्थ्य सुविधाएं हमको क्या मिलेंगी? अगर हम जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। एक लड़की ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था, उसको कोट करता हूँ। लड़की ने कहा कि सरकारें हमको फ्री में राशन, फ्री में हमको ना दे, अगर देना है, अगर कोई चीज़ देना है तो वो हमको एजुकेशन दे, अच्छी एजुकेशन दे। जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, अगर अच्छा होगा तो हम किसी भी, अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, अगर सरकारों को देना है तो अच्छे स्कूलों में अच्छे टीचरों से, अच्छे प्रोफेसरों से हमको एजुकेशन दे। अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, हमारे पास अच्छे हम पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो सरकारों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने अधिकार छीन लेंगे सरकारों से। और आप अपने वोट की कीमत को पहचानें और लोकतंत्र को अमर बनाएं। और आपका वोट गांव के विकास के लिए होना चाहिए। जब आपके गांव का विकास होगा तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। आपके क्षेत्र का विकास होगा तभी आपके जिले का विकास होगा। और आपके जिले का जब विकास होगा तो आपके राज्य का विकास होगा। और राज्य का जब विकास होगा तभी हमारे भारत देश का विकास होगा। और हमारे भारत देश का विकास होगा जब हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, जब समझदार होंगे, तब हम पूरी दुनिया में फिर से भारत को विश्व गुरु की पदवी पर बैठा लेंगे और फिर से पुनर्स्थापित करेंगे भारत को विश्व गुरु की पदवी पर। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नई क्लास में एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।